हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी गणित की ही एक शाखा है जिसमें हम लोग आंकड़ों पर कार्य करते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं ये एक प्रकार की सूचनाएं होती हैं या संख्यात्मक मान होते हैं जिनको हम लोग इकट्ठा करते हैं ताकि हमें कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हो। और जो भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अभी कक्षा 6 में हम लोगों ने सीखा था कि उनको पहले हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के बाद उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के बाद हम उनसे कुछ निश्चित प्रकार की या जो हम चाहते हैं उस तरह की सूचनाएं हम उनसे प्राप्त करते हैं। इनको कई तरीके से निरूपित किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पिक्टोग्राफ के रूप में या चित्र आरेख के रूप में निरूपित करना आंकड़ों को सीखा था कक्षा 6 में, याद होगा आपको। और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी थी जिसमें हम लोगों ने दंड आरेख बनाया था जिसको बार ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, कक्षा 6 में हम लोगों ने इतना सीखा था, थोड़ा सा सीखा था। उसके आगे की चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 में। ठीक है, तो अब हम लोग कक्षा 7 में आ गए हैं। तो आज हम लोग कक्षा 7 में जो कुछ सीखने वाले हैं वो एक नई चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट, और उसको वृत्त आरेख भी कहते हैं। देखिए उसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट या इसको पाई ग्राफ भी कहते हैं और या उसको वृत्त आरेख भी कहते हैं। वृत्त आरेख या वृत्तारेख एक में मिला करके भी लिख देते हैं। तो ये आज हम लोग सीखेंगे ये क्या चीज़ है। ये सब एक ही नाम है। देखिए यहाँ पे सामने एक चित्र बना हुआ है जो कि वृत्त है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये वृत्त है। वृत्त में देखिए ध्यान से कुछ विषयों के नाम लिखे हुए हैं। गणित विषय दिया है, विज्ञान दिया है, सामाजिक विषय, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, आप सभी को एक चीज़ पता है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये कोण कितना होता है, ये वाला 180 अंश होता है। तो ये पूरा कितना होता है, नीचे का 180 मिला लीजिए तो पूरा मिला के कितना होता है 360 अंश। अगर जो हम ये कहें कि एक बिंदु है उसके चारों तरफ कोण कितना होता है तो आप बताएंगे कि 360 अंश का कोण होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो एक वृत्त को, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, इसमें ये इसका वृत्त का केंद्र है। यहाँ से एक रेखा खींचिए, आप यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए तो ये जो वृत्त का एक टुकड़ा बनता है उसमें ये कुछ ना कुछ कोण जरूर होगा, 90 अंश होगा, 100 अंश होगा, कुछ भी होगा। तो ये जो एक टुकड़ा बनता है उसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। समझते रहिएगा, ये एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। इसी तरह का एक त्रिज्यखंड हम और बना सकते हैं। ये बना दिया, एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं। कई त्रिज्यखंड हम इसमें बना सकते हैं और ये हर एक जो है एक त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये एक त्रिज्यखंड है, ये एक त्रिज्यखंड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब कई तरह के त्रिज्यखंड हैं। लेकिन इसमें कुछ छोटे बड़े बने हुए हैं। कुछ त्रिज्यखंड छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। अच्छा, अब देखिए कौन से त्रिज्यखंड छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, हमें देखने में लग रहा है सबसे बड़ा त्रिज्यखंड आपको ये लग रहा है देखने में, तो उसके बाद ये वाला लग रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये ज़्यादा बड़ा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ये हमको कैसे पता चलेगा। अगर जो हमने कहा कि ये है 100 अंश का और ये 90 अंश का है तो जाहिर सी बात है 90 अंश वाला छोटा है, 100 अंश वाला बड़ा है। तो इसी तरह से ये भी कुछ अंश का होगा, ये भी कुछ अंश का होगा, ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ अंश का होगा। सभी अलग अलग अंशों के होंगे। ठीक है, लेकिन सभी का जोड़ आएगा 360 अंश। आपको पता है कि किसी केंद्र के चारों ओर या किसी बिंदु के चारों ओर जो पूरा कोण बनता है, संपूर्ण कोण बनता है, वो 360 अंश का होता है। इसलिए ये जो पूरा कोण होगा वो 360 अंश का मिला के होगा। देखिए इसी फैक्ट को लेकर के, इसी तथ्य को लेकर के पाई ग्राफ बनाया जाता है। देखिए कैसे। अब हम उस चित्र पे आते हैं, ये तो रफ ऐसे समझाने के लिए बना दिया था। देखिए इसमें कहा गया कि एक विद्यार्थी है, उसने विभिन्न विषयों में कुछ अंक प्राप्त किए और जिसका पाई ग्राफ बना दिया गया है। ये पाई चार्ट बना दिया गया है, मतलब वृत्त के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया गया है। तो देखिए इसमें गणित 90 अंश में फिट है,
विज्ञान देखिए 80 अंश में निरूपित किया गया है, अंग्रेजी 55 अंश में, हिंदी 70 अंश में और सामाजिक विषय 65 अंश में। हमको दिख रहा है कि सबसे बड़ा एरिया जो है वो गणित विषय का है। इसका मतलब गणित में उसने सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। उससे छोटा 80 अंश में दिखाया गया है विज्ञान है। इसका मतलब गणित से कुछ कम अंक उसके विज्ञान में रहे होंगे। सबसे छोटा त्रिज्यखंड जो हमें दिख रहा है वो अंग्रेजी वाला दिख रहा है। देखिए वो 55 अंश में है केवल। इसका मतलब यही सबसे छोटा त्रिज्यखंड है। इसका मतलब अंग्रेजी में जो अंक होंगे उसके सबसे कम होंगे। तो इससे हमें देखने से ही अंदाज़ा लगता है कि किस विषय में अंक सबसे ज़्यादा हैं, किस विषय में कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 65 अंश वाला भी है, 70 अंश वाला भी है। इन दोनों की अगर जो तुलना करनी हो तो इसको हम मात्र देखने से इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। जब हम इसके कोण को देखेंगे कि ये 65 अंश का है, ये 70 अंश का है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि सामाजिक विषय में नंबर कुछ कम होंगे और हिंदी में कुछ ज़्यादा होंगे सामाजिक विषय की तुलना में। तो इसलिए इन कोणों को देख करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने अंक होंगे, और इस पर आधारित बहुत से प्रश्न बनाए जाते हैं। कभी हमें कोण निकालना होता है, कभी अंकों की संख्या निकालनी होती है, कभी इसी तरह से बहुत सारे विषयों पर। यह तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया कि गणित विज्ञान और सामाजिक विषय में किसी विद्यार्थी के कितने कितने अंक किस विषय में है, उसका बंटवारा हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसी तरह की बहुत सी सूचनाएं होती हैं जो भारत सरकार हमको उपलब्ध कराती है इसी रूप में। मौसम विभाग भी कुछ सूचनाएं हमको इसी रूप में उपलब्ध कराता है। टीवी पर समाचार पत्रों में इस तरह के ग्राफ आपने देखे होंगे। इसी तरह से हमको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनके द्वारा इन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब हम लोग इनको बनाना सीखेंगे और इनके द्वारा आंकड़ों को कैसे हल किया जाए, कैसे निकाला जाता है और कैसे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। हमें दिया हुआ पहला प्रश्न है, आइए उसको देखते हैं। ये कह रहा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। ठीक है, ये जो किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं उसके लिए एक पाई ग्राफ बनाया गया है। उसमें ध्यान से देखिए, पाई ग्राफ में ये कह रहा है कि 180 अंश में देखिए द्वितीय श्रेणी के छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए वो 60 अंश में है, देखिए नीचे की तरफ बना हुआ है। और जितने अनुत्तीर्ण हुए वो 30 अंश वाले त्रिज्यखंड में अंकित हैं और 90 अंश वाले त्रिज्यखंड में तृतीय श्रेणी वाले छात्र उत्तीर्ण हैं। तृतीय श्रेणी में जो उत्तीर्ण हुए उनको 90 अंश में रखा गया है। ठीक है, तो प्रश्न को देख लेते हैं। ये कह रहा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। और कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र दिए हुए हैं 60 हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं कुल छात्र या कुल विद्यार्थी वो 60 दिए हुए हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखिए आप, जो सबसे बड़ा त्रिज्यखंड है वो 180 अंश वाला है, मतलब द्वितीय श्रेणी वाला। तो उसी में जो क्षेत्र सबसे बड़ा है उसी में हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी उसमें पास हुए। तो हम कहेंगे इसमें लिखेंगे सबसे अधिक विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला, सबसे कम विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे कम विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखिए सबसे छोटा जो त्रिज्यखंड हमें दिख रहा है वो 30 अंश वाला है, लेकिन उसमें लिखा है अनुत्तीर्ण। इसका मतलब जो है अनुत्तीर्ण वाला हमें नहीं बताना है, उत्तीर्ण वाला बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए प्रथम श्रेणी 60 अंश के लिए है, द्वितीय श्रेणी 90 अंश के लिए है, द्वितीय श्रेणी 180 अंश के लिए है, तृतीय श्रेणी 90 अंश के लिए है। इसका मतलब इन पास वाले बच्चों में से जो 60 अंश वाला है वो सबसे छोटा त्रिज्यखंड है। तो हम लिखेंगे सबसे कम विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है,
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ऐसे तो त्रिज्यखंड में 30 अंश शो कर रहा है, कितना शो कर रहा है, 30 अंश। लेकिन ये कह रहा है कि संख्या बताओ कितनी है। हमको ये पता है कि 30 अंश में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको एक ही बार में समझ लीजिएगा, ऐसा कई बार निकालने को आएगा। देखिए जो पूरा 360 अंश का कोण है वो कितने विद्यार्थी शो करता है, ध्यान दीजिएगा। 360 अंश में विद्यार्थी हैं कितने, 60 विद्यार्थी हैं। प्रश्न में दिया है कुल छात्र कितने हैं, 60 हैं। तो 360 अंश में विद्यार्थी कितने हैं, 60 अंश हैं। इसलिए 30 अंश में कितने होंगे। अब इसको कैसे निकाला जाता है, एक एक नियम से निकाला जाता है। देखो कैसे, एक अंश में विद्यार्थी बराबर 60 बटे 360 अंश, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद 30 अंश में विद्यार्थी बराबर, अब हम इसको 30 से गुणा कर देंगे, कितने से, 30 अंश से गुणा कर देंगे। 360 अंश पहले से था, 30 अंश ये हो गया। तो देखिए ध्यान से 30 अंश से इसको काट दीजिए, या ऐसे ही आप इसको काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 0 कट गया, और 3 से काट दीजिए, ये 12 आ जाएगा, 12 5 60। तो हम लिख देंगे 5 विद्यार्थी, कितना आ गया, 5 विद्यार्थी। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 5 विद्यार्थी जो है सबसे, ये जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनकी संख्या हो गई 5। तो हम इसमें अच्छे से लिख देंगे। देखिए जगह कम है, इसको मिटा करके हम फिर से लिखे दे रहे हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का जो 4th पार्ट है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो हमें प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी, प्रथम और द्वितीय का अनुपात, श्रेणी का अनुपात, इनका अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब होता है इनको भाग करना या डिवाइड करना। देखिए प्रथम श्रेणी 60 अंश हो गई और द्वितीय श्रेणी कितनी है, 180 अंश। तो इनको बटे में लिख देंगे तो इससे अनुपात आसानी से निकल आता है। 60 से 180 सीधा सीधा कट जाएगा, 0 0 पहले काट दीजिए, 6 कम 6, 6 3 18। तो इनका अनुपात आया 1:3। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला प्रश्न हल कर लिया है। इतनी ही चीज़ें इसमें निकालनी। प्रश्न है, इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। मतलब प्रश्न में ये दिया गया है कि कुछ व्यक्ति पैदल चल रहे थे, उनके साथ दुर्घटना हो गई, कार वालों के साथ दुर्घटना हुई, बस वालों के साथ हुई, साइकिल वालों के साथ हुई, मोटरसाइकिल वालों के साथ हुई। उन्होंने उनकी संख्याएं जुटाई और उनकी संख्याएं जुटाने के बाद उन्होंने उसका पाई ग्राफ बनाया। पाई ग्राफ बनाने के बाद ये कह रहा है हमसे, प्रश्न में ये बता रहा है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि पाई ग्राफ देख करके ये बताइए कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है और हम देख करके, चार्ट को ही देख करके बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे जो घायल हुए। ग्राफ में देखिए जो सबसे बड़ा त्रिज्य खंड दिया हुआ है वो पैदल वालों को दिया हुआ है, पैदल वालों का दिया हुआ है। तो सीधे यही पाई ग्राफ की उपयोगिता है कि तो हम डायरेक्ट इसको देख करके हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा त्रिज्य खंड जो है वो किसका है, पैदल वालों का है। इसका मतलब ये हुआ कि पैदल वाले यात्री सबसे ज़्यादा घायल हुए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। हम लिखेंगे सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक घायल व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे। कैसे यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे।
तो ठीक है, एक तो प्रश्न समझ में आया। क्यों ये सबसे ज़्यादा होंगे? क्योंकि इसका त्रिज्यखंड सबसे बड़ा है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है? ये कह रहे थे साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? ध्यान दीजिएगा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? देखिए साइकिल से जो यात्रा कर रहे थे वो 36 अंश में शो किया गया है। वो जो त्रिज्यखंड है वो 36 अंश का है, लेकिन ये कह रहा है कि परसेंट में बताओ कि कितने प्रतिशत व्यक्ति जो थे वो साइकिल से यात्रा कर रहे थे। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमने सभी को 100 मान लिया। सभी मतलब क्या? पैदल वाले, कार वाले, बस वाले, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल या स्कूटर वाले, सब मिला के मान लो 100 थे। 100 में से साइकिल सवार कितने थे वो हमको पता लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माना 100 यात्री बराबर कितना हुआ? 360 अंश। 360 अंश। 100 यात्री पूरे 360 अंश भर में वितरित हैं। इसका मतलब क्या? 360 अंश के लिए 360 अंश में कुल यात्री कितने हुए? इसका उल्टा लिख लेते हैं, कुल यात्री बराबर 100। ठीक, इसलिए एक अंश में कितने? एक अंश में कुल यात्री 100 बटे 360। ठीक है, और इसके बाद कितने का निकालना है हमें? साइकिल सवार कितने हैं? तो 36, तो हम लिखेंगे 36 अंश में कुल यात्री। तो हम इसको 36 से क्या करेंगे? अब गुणा कर देंगे। ये एक ही नियम से हम इसको निकाल सकते हैं। 36 अंश 36 दहाम 360 होता है, यहाँ पे लिखा 10, और 10 दहाम 100 होता है, तो कितना आया? 10। तो 10% यात्री जो है ये कैसे यात्रा कर रहे थे? साइकिल से यात्रा कर रहे थे। तो हम क्या लिख देंगे? 10% यात्री साइकिल से यात्रा कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये देख लेते हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? ठीक है, तो देख लेते हैं। मोटरसाइकिल वालों का भी प्रतिशत हमको निकालना है, तो इसी तरीके से फिर से निकाल लेते हैं। देखिए मोटरसाइकिल वालों का प्रतिशत हमको निकालना है, तो हमने लिखा 360 अंश में यात्री बराबर 100, ये हमने माना। ठीक है, तो एक अंश में कितने? 100 बटे 360। ठीक है, तो हमें मोटरसाइकिल या स्कूटर वालों का निकालना है, वो 90 अंश में। देखिए 90 अंश के त्रिज्यखंड में है, तो हम लिखेंगे 90 अंश में यात्री कितने हुए? तो 100 बटे 360 अंश गुणे 90 अंश। ठीक है, 90 से 360 को काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। 4 से 100 को काट दीजिए, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% यात्री मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो प्रश्न का चौथा पार्ट है, ये कह रहा है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल व कार, तो पैदल और कार इन दोनों का मिला करके हमें देखना है। ठीक, जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो पैदल और कार वालों का मामला क्या है? देखिए पैदल और कार वालों के लिए त्रिज्यखंड कितना है? हम लिखेंगे, ये सवाल नंबर कौन सा होगा? 4th नंबर। पैदल व कार वालों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इनका केंद्रीय कोण कितना होगा? मतलब ये कोण कितना बन रहा है? केंद्रीय कोण बराबर 144 अंश। देखिए पैदल वालों का है और कार वालों का कितना है? 36 अंश। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0 से लगा 1, और ये 180 अंश में बन रहा है। आपको पता है पूरा एंगल कितना होता है? 360 अंश का होता है। इन दोनों का मिला के आया 180 अंश। तो जाहिर सी बात है कि आधे यात्री जो है पैदल और कार वाले होंगे। ठीक है, तो पैदल और कार वाले आधे होंगे। आधे का मतलब हुआ 50%।
मतलब 50%। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 50%। और अगर जो आप प्रतिशतता निकालना चाहें तो उसी तरीके से फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 360 अंश में यात्री कितने हैं, 360 अंश में यात्री होते हैं 100 मान लिया, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है मतलब 100 पर निकालना है। इसलिए एक अंश में यात्री कितने, 100/360, इसलिए 180 अंश में कितने। हम चाहे तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 180 अंश में यात्री बराबर 100/360 आएगा एक पर और गुणे 180। ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं, हमको पता चल गया कि ऐसा ही आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इस लाइन को भी कट कर सकते हैं, ये वाली, इसको भी आप कट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 180 दूना 360, 2 से काट दीजिए तो 50, हम लिख देंगे 50%। अतः पैदल प्लस कार से घायल व्यक्ति बराबर 50%। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए एक और इसका खंड दिया हुआ है, वो कैसे होगा, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए जो दिया हुआ है अगला पार्ट, ये कह रहा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधन मतलब कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर से जो लोग जा रहे थे उनकी परसेंटेज क्या है, वो कितने लोग थे। तो पैदल कितने लोग थे उनकी प्रतिशतता निकाल के हम 100 में से घटा दें, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो बाकी इन सारे कोणों को जोड़ लीजिए तो उससे भी हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। चलिए सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, पहले हम केंद्रीय कोण निकालेंगे। केंद्रीय कोण कितना बना इनका, ज़रा देखिएगा। जो केंद्रीय कोण बना इसमें कौन कौन से हमें जोड़ने होंगे, मोटरसाइकिल वाले जोड़ लिए हमने, साइकिल वाले जोड़ लिए, ठीक है, और हमने बस वाले भी जोड़ लिए और हमने कार वाले भी जोड़ लिए। सभी को जोड़ लीजिए। 6 4 10, 6 16 का 6 से लगा 1 4 5 4 9 3 12 9 21, 216 अंश केंद्रीय कोण बना। तो इस केंद्रीय कोण की प्रतिशतता क्या है, तो हमने फिर उसी तरीके से लिखा 360 अंश में यात्री हमने मान लिए 100 हैं, ठीक, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, 100 पर निकालना है। तो इसका मतलब 216 अंश में यात्री कितने हुए, हमने लिखा 100/360 गुणे 216, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो ये कितने से कट जाएगा, ये 0 0 कटा और 6 से काट सकते हैं हम, 6 3 18, 6 6 36 और यहाँ पे 6 6 36 आ गया। फिर 6 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 दाम 60, तो ये 60% आया। हम लिख देंगे 60% यात्री विभिन्न यात्रा साधनों से या विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। ये जो तीसरा प्रश्न है ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए जो पाई चार्ट बनता है, हमको पता है वृत्त के रूप में बनता है, हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हमको अंकित करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि आधे क्षेत्र में गुलाब होना चाहिए, 1/3 क्षेत्र में गेंदा होना चाहिए और शेष में डहेलिया होना चाहिए। तो देखिए अगर जो हम एक वृत्त बनाना चाहें तो ऐसे हम वृत्त बना सकते हैं। आप लोग प्रकार की सहायता से बनाइएगा बच्चों, हमने आप रफ बना दिया है, ऐसे एक वृत्त हमने बना दिया। हमको पता है इसका जो केंद्र होता है उसके चारों तरफ जो कोण होगा वो कितना होगा, 360 अंश का होगा। अब देखिए जब 360 अंश का होगा तो आधे में गुलाब है, समझिएगा। पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे समझिएगा, आधे में कितना है, गुलाब है। तो हम लिख देंगे कुल कोण कितना होता है, कुल कोण कितना होगा यहाँ से थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। कुल कोण जो होगा
वो कितना है, देखिएगा 360 अंश होता है, ठीक, हमको पता है 360 अंश होता है। आधे में कितना क्या है, गुलाब है, आधे में क्या है, गुलाब है, तो हम लिखेंगे गुलाब के लिए केंद्रीय कोण या गुलाब का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ये कितना होगा, देखिएगा गुलाब के लिए जो केंद्रीय कोण बनेगा वो 360 अंश का आधा होगा, मतलब 1/2 गुणे 360 अंश। तो जरा 2 से 360 अंश को अगर जो आप काट देंगे तो 180 अंश आएगा, ठीक है। तो इसका केंद्रीय कोण कितना बना, 180 अंश, ठीक है। 180 अंश भर में क्या होगा, हमको गुलाब बनाना होगा। सेकंड नंबर, सेकंड क्या है, देखिए 1/3 में गेंदा है, तो गेंदा का केंद्रीय कोण कितना होगा, गेंदा का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 मतलब 1/3 गुणे 360 अंश। तो 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 से आप काटेंगे तो 120 अंश आ जाएगा। तो हमको जो गेंदा बनाना है वो 120 अंश में बनाना है। तो और बाकी शेष में ढहेलिया है, तो शेष कोण कितना बचा, अब जितना भी बचा हो तो शेष में हमको बनाना है ढहेलिया। शेष कोण कितना हो गया, देखिएगा शेष कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, 360 अंश में से इन दोनों को जोड़ के निकाल दीजिए, 180 और प्लस 120, 180 अंश प्लस 120 अंश, तो ये हो गया 360 में से 300 को घटा दीजिए तो बचेगा 60 अंश। तो शेष कोण जो बचा वो कितना बचा, 60 अंश। उसमें क्या रहेगा, उसमें ढहेलिया रहेगा, तो जगह कम है तो चलिए हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, शेष अंश में क्या रहेगा, ढहेलिया रहेगा। देखिए गुलाब के लिए 180 अंश की जगह में चाहिए, तो सीधी लाइन खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, चाहे जैसे आप खींच दीजिए। आपको मालूम है कि ये जो 180 अंश होता है ये सीधी एक लाइन होता है, तो केंद्र से जाने वाली एक लाइन खींच दीजिए और एक तरफ लिख दीजिए गुलाब। ये गुलाब के लिए क्षेत्र निश्चित कर दिया हमने। गेंदा का केंद्रीय कोण है 120 अंश, तो गेंदा के लिए 120 अंश हमको बनाना है, तो यहाँ चांदे से नापिएगा, चांदे से नाप करके 120 अंश बना दीजिएगा, या तो पटरी प्रकार की सहायता से बना दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन ये एग्जैक्ट 120 अंश बनना चाहिए। हमने बोर्ड पे ऐसे ही बना दिया है, नापा नहीं है, लेकिन आपको कॉपी पे जो बनाना है वो चांदे से बनाना है या तो पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है। ये कोण आपको एकदम सटीक बनाना है। तो ये गेंदा का क्षेत्र हो गया, हमने लिख दिया गेंदा, ठीक है। बाकी जो शेष बचा वो अपने आप ही 60 अंश का बच जाएगा, ठीक है। ये 60 अंश का जो बच जाएगा उसमें हो जाएगा ढहेलिया, उसमें क्या हो जाएगा, ढहेलिया। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। यही जो हमने बनाया है इसी को हम कहते हैं पाई चार्ट, पाई ग्राफ या वृत्त आरेख। इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर जो अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।